Good morning, students. Welcome to your English class. And in today's class, we are going to discuss chapter 3rd, Glimpses of the Past, from your book Honeydew. So, here you can see this chapter is written in the form of some comic where you are going to find some speech bubble. ना कॉमिक्स में क्या होता है, जब भी हम कोई डायलॉग्स लिखते हैं तो वो स्पीच बबल के अंदर लिखते हैं और साइड में जो होता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है या रेफरेंसेस होते हैं. ओके, सो हियर in this chapter we are going to have some glimpses of our history from 1757 to 1857. ओके, और यहाँ पर आपको अलग अलग इवेंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ सम कॉमिक्स सो दैट इट कुड लुक इंटरेस्टिंग. ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री एंड द फैक्ट्स आर नॉट सो इंटरेस्टिंग, बट यू मस्ट नो दैट कि अगर आप उन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैम इंटरेस्टिंग. ओके, सो हियर यू आर गोइंग टू रीड द इवेंट्स ऑफ आवर हिस्ट्री जो हमें ग्लोरीफाई करते हैं, जो हमें गौरवान्वित करते हैं. एंड आप जान पाएंगे कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, किस तरह से वो आगे बढ़ी एंड इट टर्न्ड इनटू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस in 1857. But as you can see, we will start this chapter remembering our martyrs. So this is the picture of the day of independence, जहाँ पर लता मंगेशकर ने गाना गाया था, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए. राइट, so this was the song that was dedicated to all those persons who sacrificed their lives for our country, है ना. तो दिस इज़ द सॉन्ग जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसको जब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सुना था तो ही जस्ट फेल्ट गूज़ बम्प्स और उनके आंसू निकल आए थे, है ना. अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कंपनीज कन्क्वेस्ट 1757 to 1849. ओके, तो आपको पता होगा कि इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो दे वर द ट्रेडमैन्स, वो बिजनेसमैन, बिजनेस पर्पस की वजह से आए थे जिन्हें यहाँ आकर के व्यापार करना था. ओके, सो इन 18th सेंचुरी यू कैन सी थ्रू दिस मैप कि यहाँ पर ब्रिटिश टेरिटरी जो है दोज वर क्वाइट लिमिटेड. ओके, तो 1765 जो है वहाँ तब तक इंडिया में प्रिंसेस जो थे, प्रिंसली स्टेट्स यानी जहाँ पर राजाओं का राज्य था, इसे येलो से इंडिकेट किया गया है, वो काफ़ी सारा था. और ब्रिटिश टेरिटरीज़ जो थी वो काफ़ी कम थी. बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने एक ट्रेडमैन से अपने आप को स्टेट्समैन में यानी पॉलिटिक्स में इंडिया के उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जो है ताकत यहाँ पर वो बढ़ाते गए. ओके, सून दे हैव बिकम सो पावरफुल, उनके पास सुपीरियर वेपन्स थे एंड उनका पावर 18th सेंचुरी तक आ करके इतना हो गया कि प्रिंसली स्टेट्स वर शॉर्ट साइटेड. देन तब जा कर के जो भी हमारे राजाओं के राज्य थे वो बहुत ही कम दिखाई देने लगे. ओके, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो छोटे छोटे राजा होते थे, यू कैन सी इन द बबल बॉक्स that somebody is seeing the Indian princes were short sighted and they said that upstart Rajaba call the English merchants, they will help me to defeat them. तो जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, ओके, वो क्या करते थे, जब भी उनकी राइवलरीज होती थी, उनसे का किसी से विरोध होता था तो वो ब्रिटिश मर्चेंट्स की हेल्प कर ले लेते थे सो दैट दे कैन बी पावरफुल. और यहाँ पर ब्रिटिश मर्चेंट्स जो है वो यही चाहते थे कि वो जो छोटे राजा हैं उनकी हेल्प करें और धीरे धीरे उनकी हेल्प से बड़े बड़े राजाओं को ख़त्म कर दें. देन छोटे राजाओं को तो उनको पावरलेस करना बहुत ही मुश्किल नहीं होगा. राइट, सो दो राइवलरीज जो हैं उन्होंने हेल्प किया ईस्ट इंडियन कंपनी को एंड इट कुड बी ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. और धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने जो राइवल्स ऑफ द
प्रिंसेस थे उनको भी ख़त्म किया और जो पर्सन्स उनसे हेल्प ले रहे थे उनको भी ख़त्म किया। ठीक है, तो धीरे धीरे इंडियन जो है अपने खुद के बीच के विरोधों के कारण, एक दूसरे से फ्रेंडशिप ना होने के कारण, डिफरेंसेस होने के कारण वो ब्रिटिश मर्चेंट्स की हेल्प लेते थे। एंड देन उससे क्या होता था, ब्रिटिश जो थे उन्हीं को फ़ायदा होता था, बिकॉज वो बड़े राजाओं को अपने वेपन्स के साथ ख़त्म कर देते। वो डायरेक्टली किसी से नहीं फ़ाइट कर सकते थे, बट किसी की तरफ से वो फ़ाइट करके जो है उनके पास ऑब्वियसली वेपन्स जो थे वो एडवांस्ड थे, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑलरेडी यूरोप में आ चुका था। ठीक है, पर कुछ एक राजा लाइक टीपू सुल्तान, राइट, वो काफ़ी ब्रेव थे और उन्होंने मैसूर वॉर्स जो हैं वो लड़ी। तो दो मैसूर वॉर्स मैसूर एंड ब्रिटिश वॉर्स जो हैं इनके बीच में हुई, एंड फाइनली ही गॉट डाइड फाइटिंग ब्रिटिशर्स। ओके, तो इससे जो ये हार हुई उससे क्या हुआ, यहाँ पर इंडियन अलग अलग तरह का रिएक्शन कर रहे थे। सम ऑफ देम वर ऑफ दिस काइंड हु सेज थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन आवर कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थर्ड्स। तक तो कुछ एक थे जिन्हें लग रहा था चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब और लड़ाइयाँ नहीं होंगी यहाँ पर, ना तो युद्ध होंगे, ना ही कोई हमें लूट पाएगा। इट इज़ नॉट हु सेंड, इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम। तो कुछ लोग जो थे, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्हें लगता था कि हमारी हेल्प के लिए आए हैं, और वो जो रूलर्स थे वो कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो गॉड के द्वारा भेजे गए हैं, हमारी डेस्टिनी है कि हम उनके साथ में जुड़ने वाले थे, एंड दैट्स वाई वो हमारे पास हैं। ओके, बट जो नॉर्मल पीपल थे, कॉमन लोग थे, उनके बीच में थोड़ी अलग तरह की थिंकिंग थी। दे वर सेइंग दैट द वाइट मैन हैज़ killed or dethroned our kings. Some kings were not good, but after all they were of this land. तो उनका मानना था कि ये जो वाइट पीपल आए हैं इन्होंने हमारे किंग्स को या तो मार डाला है या तो डिथ्रोन कर दिया है, यानी उन्हें सिंहासन उनसे छीन लिया है। ओके, तो यहाँ कॉमन पीपल का मानना ये था कि भले ही वो थोड़े कम अच्छे थे, हमारे राजा बहुत अच्छे नहीं थे, बट एटलीस्ट वो हमारे लैंड को तो बिलोंग करते थे। ठीक है, नाउ ही थॉट कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। अब उन्होंने कहा, कॉमन लोगों का मानना था कि शायद एक दिन ऐसे आने वाला है जबकि हम क्या हो जाएंगे, ब्रिटिश लोगों के स्लेव बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को इस चीज़ का पहले से अंदाज़ा लग चुका था कि अब जो हमारे यहाँ से प्रिंसली स्टेट्स गायब होते जा रहे हैं तो उसका असर बुरा पड़ने वाला है। बट रिच पीपल, जिन्हें लग रहा था कि मर्चेंट उनकी हेल्प के लिए आए हैं, दे वर क्वाइट हैप्पी कि चलो अच्छा है, अब झगड़ा लड़ाई नहीं होंगे और शांति स्थापित रहेगी। नाउ ब्रिटिश रूल फ्रॉम 1765 टू 1836। यहाँ पर इस पेज पर आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे रिलीजियस थिंकिंग उस टाइम पर हमारी कंट्री में वर्क कर रही थी, राइट। तो रिलीजियस थिंकिंग जो थी वो क्या थी, रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो रिलीजियस कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तब लोगों में बहुत सारी सोशल ईवल्स प्रिवेल्ड थे। लोग जो हैं वो अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहे थे, चाइल्ड मैरिजेस भी कर रहे थे, और यहाँ पे एक थिंकिंग थी, एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन। ठीक है, ये आपने शायद अगर गांधी जी के बारे में या उससे पहले रामानुजम के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ा होगा कि उस समय पर ये माना जा रहा था कि अगर कोई सीज़ को क्रॉस करता है तो उसका धर्म उससे छीन लिया जाएगा, वो अब धार्मिक नहीं बचेगा। ऑल द मिजरी इज़ इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। कुछ लोगों का मानना था कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वो उसके पीछे ज़्यादातर महिलाएं हैं, सब ऑलमोस्ट महिलाएं ही हैं। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन दैम। और कंडीशन इतनी बुरी हो गई थी कि इंडिया में जो ब्रिटिश आ गए थे उनके सामने इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी बची नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो उनके पीछे लगे रहते थे, मीन्स
को क्या करते थे, फ्लटर करते थे, उनकी चापलूसी किया करते थे. सो सच एन डायलॉग यू कैन सी हियर. यहाँ पर क्या कर रहे हैं, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी. यहाँ पे दो ब्रिटिश पर्सन बात कर रहे हैं कि यहाँ इंडिया में रहने वाले जो है इनको ट्रस्ट तो नहीं किया जा सकता है, ना ही वो ऑनेस्ट है. बट द वन ऑफ द इंडियन सेज दैट कि ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. तो उसके कंट्री मैन, जब आपकी कंट्री के लोगों के बारे में बात होती है तो ऑब्वियसली आप भी उसमें इंक्लूड होते हैं. बट दिस मैन इज सेइंग कि नहीं सर, मैं तो ऑनेस्ट हूँ, बाकी सारे ज़रूर ऑनेस्ट नहीं हैं. ओके, बीइंग मर्चेंट द ब्रिटिश वांटेड quick profits. Their heavy taxes forced farmer to abandon their field. और अब धीरे धीरे जो वो मर्चेंट तो थे ही, तो उन्होंने पावर बढ़ा लिया था इंडिया में ब्रिटिशर्स ने, और वो चाहते थे कि बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले. तो इसके लिए वो ऑप्रेस कर रहे थे, उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया था. और यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे किसानों की हालत जो है वो कितनी बुरी दिखाई दे रही है ना. यहाँ पर जो है कंडीशन यू कैन सी बाय द लुक इटसेल्फ कि किसान जो है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थे. वन ऑफ द पेजेंट्स इज़ दैट कि आपके लोग ही तो हमारा सारा का सारा क्रॉप्स जो है वो ले गए हैं. बट द ब्रिटिशर्स सेड कि यू आर स्टिल द रेयरर्स, इफ़ यू डोंट पे टैक्स नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल. तो सारी की सारी जो भी उपज थी वो ब्रिटिशर्स ही ले गए. उसके बाद भी उनसे टैक्सेस मांगे जा रहे हैं कि टैक्स नहीं दोगे तो हम तुम्हें कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे. ओके, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स. तो वो तो यहाँ पर आए थे, उन्हें कंट्री से लगाव नहीं था, ब्रिटिशर्स को हमारी कंट्री से कोई लगाव नहीं था, और उनका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंट्री से बनाना. ओके, तो उन्होंने फार्मर्स जो है उनको तो पूरी तरह से बर्बाद ही कर दिया था. अब एक नया आइडिया उन्होंने यहाँ पर निकाल लिया था. एंड द आइडिया वॉज दैट कि द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया. अ गुड आइडिया, वन ऑफ देम सेड. द ईस्ट इंडियन कंपनी लॉ बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़. तो अब उन्होंने एक नया आइडिया ये निकाला था कि ब्रिटेन से आने वाला जो भी गुड्स होगा, इंग्लैंड से आने वाला जो भी सामान होगा, उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी यानी उस पर कोई भी चार्जेस जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे. जबकि इंडिया से बाहर जाने में अगर वो फिनिश्ड गुड होता था तो उस पर बहुत 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 हैवी चार्जेस लगाए जाते थे. रॉ मटेरियल पर बहुत कम चार्जेस लेते थे. तो इस तरह से इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उसे भी र्यून कर दिया ब्रिटिशर्स ने. यू मस्ट रिमेंबर दैट कि इससे पहले यानी ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया का जो ट्रेड एंड बिजनेस था पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था. एंड अपने टेक्सटाइल्स के लिए, मलमल के लिए और स्पाइसेस के लिए उसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था. और भी कई सारी चीज़ें थी जो इंडिया एक्सपोर्ट करती थी. अब क्या हो गया था, ब्रिटिशर्स ने उस पर इतना हैवी चार्जेस लगा दिया था कि उसे पे करने के बाद इंडियन आर्टिसन एंड इंडियन क्राफ्टमैन जो थे उनके पास में कुछ भी नहीं बचता था. तो दैट्स वाई धीरे धीरे उन्होंने इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया. द ब्रिटिश पॉलिसी ruined द एक्सपर्ट आर्टिसन एंड देयर बिजनेस. और इस तरह से हमारी कंट्री की जो भी आर्टिसंस थे, जो भी क्राफ्टमैन थे, उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया, वो बर्बाद हो गए. दैट्स वाई जब 1947 में ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को छोड़ा तो हमारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी. नाउ वी विल सी दैट कि राजा राम मोहन राय जो कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और एक इन्फ्लुएंसर भी थे, जिन्होंने लोगों को अपनी ग्लोरी को वापस याद करने की बारे में बताया. सो राजा राम मोहन राय, अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री. वो क्योंकि पढ़े लिखे हुए थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि इंडिया में एक्चुअली हो क्या रहा है. लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, आवर एंशिएंट कल्चर इज़ ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन ruining us. तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली
हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी जो एंशिएंट कल्चर रहा है वो बहुत ही ग्रेट रहा है। तो हमें अपने आप को जानना होगा। हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा, अपनी सोसाइटी की बुराइयों को दूर करना होगा। ओके, दैट्स वाई वांटेड कि उनका जो सुपरस्टिशंस हैं उनको वो पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे सोसाइटी से। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा काउज आर डिफरेंट। ओके, ही वॉज अट्रैक्टेड, इससे पहले आपका डायलॉग यहाँ होगा, ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। Knowledge should be practical and scientific. He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. तो उन्होंने कहा कि इंडिया में जो भी है हमारा नॉलेज एंशिएंट टाइम से ही बहुत रहा है, लेकिन हमने अब उसे भुला दिया है। दैट्स वाई हमारी कंडीशन जो है इस तरह की हो गई है। सो ही सेड कि नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल और साइंटिफिक होना चाहिए और सबके पास होना चाहिए। दैट्स वाई उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, पर 1823 में उनके न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्हें लग रहा था कि ये जो है वो क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को अवेकन कर सकते हैं। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाएंगी बाहर, ब्रिटेन जाएंगे और वहाँ पर ये पता करने की कोशिश करेंगी कि कैसे ब्रिटिशर्स जो है वो उनके पास एक्चुअली उनके प्लान्स क्या होते हैं, वो करते किस तरह से, किस पैटर्न से वर्क करते हैं। तो उनको समझने के लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी था। दैट्स वाई ही सेड टू हिज वाइफ वन डे कि मैं जो है वो बाहर जाना चाहता हूँ। एंड द वाइफ एज सी वॉज ऑल्सो फ्रॉम इंडिया और सुपरस्टिशंस हमारे आसपास थे, सो सी ऑल्सो टोल्ड कि आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। सो वॉट ही टोल्ड हिज वाइफ, cows are of different color but the colors of their milk is same. Different teacher have different opinions but the essence of our religion is the same. So he said क्योंकि वो already learned person थे, उन्हें मालूम था कि कहीं से भी इस तरह का सुपरस्टिशन रखना कि अगर हम बाहर जा रहे हैं वो एकदम गलत बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम उन बातों को छोड़ दें जो कि गलत है, तो जैसे कि हर एक काऊ डिफरेंट कलर की होती है बट उनका मिल्क सिमिलरली होता है, वाइट ही होता है ना, टेस्ट भी सिमिलर होता है। तो काउस कोई भी हो, मिल्क सिमिलर होगा, ऐसे ही धर्म कोई भी हो, पर उसकी मेन प्रीचिंग जो होती है वो सिमिलर होती है। तो दैट्स वाई हमें इन सुपरस्टिशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए। सो ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देन देयर ही टोल्ड दैम। तो वो उसके बाद ब्रिटेन गए और उसके बाद इंग्लैंड में उन्होंने देखा कि एक्चुअली कैसे ये ब्रिटिशर्स अपने आप को इतना पावरफुल बनाते हैं। और वहाँ पर जब वो कुछ पॉलिटिशियन से मिले, सो उन्होंने बताया कि वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, चलिए हम आपको मान लेते हैं कि आप हमारे रूलर हैं, क्योंकि आपने हमारे ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर रखा है, जमा रखा हुआ है कब्ज़ा। एंड वी तो मान लिया हमने कि आप हमारे रूलर हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, तो अगर हमने आपको रूलर मान लिया है तो आपको भी हमें अपनी प्रजा मानना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। तो अब अगर आप हमारा रूलर बनना चाहते हैं तो आपको एज अ रूलर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे आपको अवे करना चाहिए, उसे आपको फुलफ़िल करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उनका मानना था कि चलिए ठीक है, आप आ गए हैं हमारी कंट्री में, आपने हमें कब्जा कर लिया, आप हमारे किंग बन गए, पर फिर एज अ किंग आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए। आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए बल्कि हमारे बारे में भी सोचिए और हमें भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया की कंडीशन जो है, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, ठीक है, सारी की सारी काफ़ी बुरी चल रही है। दैट्स वाई ही सेड कि चलो हम आपको अपना रूलर मानेंगे पर आप भी हमें अपना सब्जेक्ट मानिए, प्रजा मानिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी इज़ अबाउट द ऑपरेशन, कितना अत्याचार उन्होंने किया इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उन्होंने किसने, द ब्रिटिशर्स। ओके, बट द ब्रिटिशर्स कंटिन्यूड टू ऑप्रेस इंडियन, पर ब्रिटिशर्स तो आए ही थे यहाँ पर, पैसा कमाना था उनको, यहाँ की जो रिचेस थी वो अपने यहाँ ले जाना था, राइट। तो इसलिए उन्होंने इंडिया का ऑपरेशन जो है
उसे दबाना, उसके ऊपर अत्याचार करना कम नहीं किया, बल्कि वो कंटिन्यू ही रहा। और इन 1818 they had passed regulation 3, under it an Indian could be jailed without trial in a court। और अब कोई उनका विरोध ना कर सके, उन्होंने एक रेगुलेशन लेकर के आया, दैट वाज रेगुलेशन 3 इन 1818। और ये क्या कहता था ये रेगुलेशन कि किसी भी इंडियन को बिना कोर्ट ले जाए जेल में डाला जा सकता है, राइट। तो ये तो हमारी आज़ादी को पूरी तरह से छीनना हो गया था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही अमीर होते जा रहे थे, क्योंकि एक तो उनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती थी और दूसरा वो अपने प्राइवेट बिजनेस भी कर रहे थे कंट्री में। तो दैट्स वाई उनके पास बहुत पैसा आ रहा था, जबकि कंट्री की कंडीशन जो है वो बहुत ख़राब होती जा रही थी, ठीक है। तो बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपये टू इंडिया। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो अर्निंग हो रही थी उसे ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में पहुँचा रहे थे। और 1829 में जो ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्ट होते थे उनका वर्थ था 7 करोड़ रुपीज़। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा जो व्यापार था वो इन्होंने ख़त्म करके वो सारी की सारी अर्निंग वो अपने पास पहुंचा रहे थे। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई। तो ब्रिटिश तो प्रॉस्पर होते जा रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता जा रहा था, पर इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है वो लगभग ख़त्म हो गई थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो यू मस्ट नो दैट कि कंडीशन इतनी बुरी थी कि लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। और दैट्स वाई विलियम बेंटिक ने एक रिपोर्ट इंग्लैंड भेजी थी कि इंडिया की जो कंडीशन है यहाँ के रहने वाले लोगों की, यहाँ के फार्मर्स की और यहाँ के आर्टिशन की, वो बहुत ही बुरी होती जा रही है। इसीलिए और जब ये कंडीशन कंटिन्यू रही तो धीरे धीरे लोगों में डिससेटिस्फेक्शन आया और ये डिससेटिस्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एंड दैट्स वाई आपने देखा कि इन 1857 कंट्री में एक रिवॉल्ट हुआ था, है ना। तो वील गो थ्रू दैट ऑल्सो। अभी हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो मेनली एजुकेशन से रिलेटेड कुछ एक इंसिडेंट है। तो एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत इन 1835। अ इंग्लिशमैन नेम्ड Macaulay suggested a change. We should teach the natives through the English language. I agree. तो 1835 के पहले इंडिया में जो भी एजुकेशन दी जाती थी वो या तो पर्शियन लैंग्वेज में दी जाती थी या फिर संस्कृत में। पर एक ब्रिटिश मैकाले उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया में अब हमें इंग्लिश में लोगों को टीचिंग करनी चाहिए, मींस उन्हें अब इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए। और इसके लिए सब एग्री भी हो गए, ठीक है। और इसके पीछे इनका क्या था, एक मोटिव था कि इंग्लिश एजुकेशन से वो क्लर्क टाइप के लोगों को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिन्हें छोटे मोटे जॉब देंगे और बड़े जॉब्स तक उन्हें पहुंच नहीं देंगे क्योंकि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होगी। उनको इसी तरह की स्टडीज़ कराई जाएंगी कि वो क्या करेंगे, सिर्फ क्लर्क जैसे जॉब के लिए ही फिट होंगे, ओके। लेकिन इससे एक फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर जो इंडियन पीपल थे उनको बाहरी एजुकेशन मिलना शुरू हुई और उन्हें बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली थी। सो इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो काफ़ी सारे बुद्धिजीवियों की एक नई जनरेशन इस एजुकेशन से जो है वो खड़ी हो गई थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रिटिशर्स जो है वो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने इस तरह की एजुकेशन लेकर के आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये एजुकेशन इंडियंस को बहुत फ़ायदा देने वाली थी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव द मटेरियल कंडीशन। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो क्योंकि अब
लोग पढ़ लिख चुके थे, उनके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो उनके अपने अपने नए ओपिनियंस जो हैं वो खड़े हो रहे थे। सो उनका मानना था कि हम अपने कंट्री के लोगों को एजुकेट करें, उसके बाद उनकी मटेरियल कंडीशन जो है उसे भी सुधारें, और साथ ही साथ जो भी हमारे दुख हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे उन्हें हमें किसके साथ में, ब्रिटिशर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, और पार्लियामेंट में हम लेकर के जाएं अपनी कंडीशन को, क्योंकि एज अ रूलर, अगर वो एज अ रूलर रूल कर रहे हैं तो दैन इट्स देयर ड्यूटी कि वो हमारी ध्यान रखें, राइट। देन he said in 1856 the British had conquered the whole Indian. सो अभी हमने जब एट पेज नंबर 1 जो देखा तो वहाँ पर क्या था, येलो इस पार्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा था। नाउ इन दिस मैप यू कैन सी कि इंडिया में जो स्टेट्स थे वो काफ़ी कम हो गए थे। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द एरिया वॉज वन बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। इसे ब्रिटिशर्स ने जो है वो जीत लिया था। ओके, तो अब काफ़ी कम जगह पर इंडियंस बचे थे और ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। ओके, देन लोगों की भी इसके बारे में डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो गया था। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। तो अब उनका मानना था कि हम क्या है, हमारे किंग अब पपेट बन चुके हैं, किसके हाथों के, ब्रिटिशर्स के हाथों में, और हम जो है वो क्या हो गए हैं, जॉबलेस हो चुके हैं पूरी तरह से। तो अब कंडीशन क्या थी कंट्री की, जॉब्स नहीं थे लोगों के पास में, जो भी पुराना उनका काम था वो हो चुका था, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन जो है वो काफ़ी सारा चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा था, एंड दैट्स वाई ये हमारी कंट्री में उसको एक्सपोर्ट करके वहाँ से सारी अर्निंग करते थे। तो जो ओल्ड जॉब्स थे वो ख़त्म हो चुके थे, एंड लैंड्स वो भी लोगों से छीन लिया गया था और ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। दे वर ऑल्सो कन्वर्टिंग देयर ब्रदर्स, यानी जो लोग थे उनको वो कन्वर्ट भी कर रहे थे। यहाँ पर काफ़ी मिशनरीज भी पहुँच चुके थे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तो अब लोगों का मानना था कि हम सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं, अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारी कंडीशन सुधरे तो हमें यहाँ से उन्हें बाहर निकालना होगा। और ये जो एक चिंगारी थी धीरे धीरे भड़क रही थी, लोग अभी तक दबे हुए थे, अब उनके पास एजुकेशन थी, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन इंडिया जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो जब ऑपरेशन होता है तो उसका रिज़ल्ट जो होता है कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी होता है। तो एक चिंगारी थी जो धीरे धीरे भड़क रही थी, एंड इट वाज द चिंगारी दैट विल कॉज द फ्रीडम, राइट। ये वही आग थी जो हमारे फ्रीडम की तरफ हमें ले जाने वाली थी। सो नाउ वी आर टू टॉक of the time 1855 to 1857. Taxes continued to ruin peasants in Bengal. The Santals who had lost their land under new land rules became desperate. In 1855, they rose the rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. तो peasants जो थे, किसान जो थे, उनके ऊपर इतने टैक्सेस लगाए जाते थे कि वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। तो बंगाल में संथाल जो थे, एक नया लैंड रूल आया था। संथाल जो है वो जंगल में रहने वाली एक ट्राइब है, तो उनका लैंड उनसे छीन लिया गया। तो दे हैव बिकम डेस्परेट, उन्हें बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही। तो उन्होंने 1855 में एक रिबेलियन, एक रिवॉल्ट किया अगेंस्ट यूरोपियन, और काफ़ी सारे यूरोपियन और उनके सपोर्टर्स को उन्होंने ख़त्म कर दिया। Discontent was brewing in the East Indian Company's army too. और ये सिर्फ कॉमन पर्सन नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे काफ़ी सारे, तो आर्मी में भी वो पहुंच चुके थे। तो बहुत सारे लोग जो है इंडियन आर्मी में थे, और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरह से नाखुश थे। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशन टू लिव इन servants, while we get a pittance
and slow promotion. The Angrez ask us to cross the sea, which is against our religion, who is the topi balas to abolish is old custom. We must drive out the Angrez. Sipai Mangal Pandey attacked the adjutant of his regiment and was executed. तो अब क्योंकि आर्मी में बहुत सारे लोग थे और वो देख रहे थे कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, तो उनके बीच में डिस्कशन होता रहता था एंड देवर ऑफ द ओपिनियन कि जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको पेमेंट बहुत ज़्यादा मिलती है, उनको घर रहने के लिए मिलते हैं और हम सर्वेंट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं, हमें बहुत कम सैलरी मिलती है, प्रमोशंस भी बहुत ही स्लोली मिलते हैं. तो दे जस्ट हैव अ थिंकिंग कि ये अंग्रेज कौन होते हैं जो हमसे इस तरह से जो है वो ट्रीट करें. एंड एक और था कि अंग्रेज़ जो है क्या करते थे, वो इंडियन को फोर्स करते थे कि वो सी को क्रॉस करके उनकी तरफ से फ़ाइट करें, युद्ध करें, जबकि इंडियन कस्टम में सी क्रॉस करना जो है अगेंस्ट द रिलीजन था. राइट. तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन जो है वो लोगों के अंदर बढ़ता जा रहा था. तो आपको पता है दैट सिपाही मंगल पांडे जो थे उन्होंने अपने सीनियर को मार डाला था बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न. कई सारे थे, उसमें से ये डिससेटिस्फैक्शन एक सबसे बड़ा रीज़न था. थाउजेंड ऑफ अदर सिपाहीज रिवॉल्ट. दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स. तो बहुत सारे मंगल पांडे के साथ साथ और भी कई सिपाही थे जिन्होंने रिवॉल्ट किया, जिन्होंने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया अंग्रेज़ों के, एंड उनको यूनिफॉर्म उनसे छीन ली गई, उनका ओहदा उनसे छीन लिया गया, उन्हें ह्यूमिलेट किया गया, नीचे दिखाया गया और साथ ही साथ उनको जेल में भी डाल दिया गया. फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल माइंड. तो क्योंकि अभी हमने इससे पहले का डायलॉग जब पढ़ा तो उसमें क्या देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडियंस को अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए अक्रॉस द सी को क्रॉस करने के बाद यानी समुद्र के पार भेजना चाहते थे, और ये कस्टम हमारे यहाँ नॉन रिलीजियस कस्टम था. और जो भी ब्रिटिश मैन थे, ब्रिटिशर्स थे, दे नेवर थिंक ऑफ इंडियन कस्टम. बहुत ही कम ऐसे लोग रहे होंगे जो इंडिया और उसके कस्टम को ध्यान में रख रहे थे. अदरवाइज़ उनका तो जो मानना था ये था कि दे शुड जस्ट फॉलो आवर ऑर्डर्स. इंडियन को सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है. इसी बीच एक बात और लोगों को पता चली कि जो कारतूस हैं, जो गन में लगाए जाने वाले सेल्स हैं, वो क्या था, वो बुलेट्स के ऊपर फैट ऑफ काउज एंड पिग लगाया गया है. और वो जो बुलेट्स थे उन्हें बंदूक में डालने से पहले बाइट करना पड़ता था. ठीक है. तो सेम डायलॉग इज़ प्रोड्यूस्ड हियर. ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग. वॉट द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू. तो ये दोनों ही कस्टम्स, हिंदू और मुस्लिम दोनों काफ़ी सारे थे उस टाइम पर, और दोनों के ही कस्टम के अगेंस्ट था ब्राह्मण और मुस्लिम्स. काउज़ या पिग्स के फैट जो है उन बुलेट पर ग्रीस किया गया था और उन बुलेट को जो है वो मुंह से बाइट करना पड़ता था. तो इट वॉज़ अ डिसीव. ये तो सरासर नाइंसाफ़ी थी, जस्ट अगेंस्ट द रिलीजन था. और इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने छुपाए रखा था क्योंकि वो जानते थे कि इंडियंस जो है वो रिलीजन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हैं, उनको अपने रिलीजन्स को एनी हाउ फॉलो करना ही होता था. तो दैट्स वाई उन्होंने इस चीज़ को छुपा दिया था. Soon chapatis were sent from the village to village to tell the people that their emperor would want their services. Yes, all my village men will be ready. Similarly, lotus flowers circulated among Indian soldiers that to the foreigners the masses gave all help and shelter to the patriots. तो चपाती एंड लोटस, ठीक है, दे वर द साइन कि हमारी कंट्री जो है वो रेडी है अगेंस्ट द फॉरेनर्स. तो ये जो कमल का फूल होता था, लोटस, ये सोल्जर्स के बीच में भेजा जाता था सो दैट दे कुड नो कि हमें तैयार होना है आने वाली लड़ाई के लिए. और बिटवीन द कॉमन पर्सन चपातीस भेजे जाते थे ताकि वो
आने वाले युद्ध के लिए तैयार रहें। एंड दीज वर द साइंस जो कि लोगों जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए डिसाइड किए गए थे। नाउ इट्स फाइनली द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो अब धीरे धीरे जो ये फ्रीडम पाने की चाहत थी, ठीक है, हमारा जो पैशन फॉर द फ्रीडम था वो बढ़ता जा रहा था। एंड दैट्स वाई इन 1857 द वायलेंट आउटब्रेक स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, एक छोटा सा युद्ध हुआ बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। तो यहीं से जो है वो 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। और बहादुर शाह जो कि लास्ट मुग़ल एम्परर थे, उनको उन्होंने अपना लीडर माना और दिल्ली में आकर के सारे लोग इकट्ठे हुए कि हमें अपने देश के लिए अब अंग्रेज़ों से लड़ना है। द रिवेलियन स्प्रेड वाइडर। और धीरे धीरे ये जो रिवेलियन था वो पूरे कंट्री में, नॉर्थ इंडिया में फैल गया। वी मस्ट रिमेंबर दैट कि साउथ इंडिया में इसका असर बहुत कम था। मेनली नॉर्थ इंडियंस जो थे वो इसके लिए लड़ रहे थे। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोल्ड। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, यस वी विल हेल्प यू। तो अब हाँ, कॉमन पर्सन, पीजेंट्स जो थे, आर्टिसंस थे, उनके साथ साथ कई सारे लैंडलॉर्ड्स भी ऐसे थे जो कि ब्रिटेन से बहुत ही नाखुश थे, क्योंकि उनकी जो भी ज़मीन थी वो ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से छीन ली गई थी। एंड देन दे ऑल्सो डिसाइडेड कि हमें ब्रिटिशर्स जो हैं उनको भगाना है। ओके, अब यहाँ पर जब 1857 की बात आई तो सिर्फ मैन ही नहीं बल्कि वुमेन जो थी उन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर झांसी की रानी के बारे में हम सभी जानते हैं। यहाँ पर एक रूलर हैं, सी इज़ हजरत बेगम महल ऑफ लखनऊ। सी ऑल्सो थॉट कि शी विल हेल्प इन दिस रिवॉल्ट। उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री किया सो दैट ब्रिटिशर्स को यहाँ से ड्राइव आउट किया जा सके। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। तो फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो थे उन्होंने भी लोगों को जागृत किया, ठीक है। और इसके साथ साथ वो क्या हुए, यहाँ पर इस रिवॉल्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके बाद तात्या टोपे और पेशवा नाना साहब, इन सबको अपना मेन लीडर जो है वो डिसाइड किया गया। द पेट्रियट्स पाउंड्स अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ जो है उसे सेक्रीफाइस भी किया। दैट्स वाई इंडिया में हम इस रिवॉल्ट को क्या मानते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहीं से कहीं ना कहीं बेस बना था जब जा कर के हमें 1947 में, ठीक है, क्योंकि ये जो लड़ाई थी इसे धीरे धीरे लड़ा गया, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। एंड फाइनली इन 1947 वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस। हियर इज़ अनदर इंस्टेंस फ्रॉम कुंवर सिंह ऑफ बिहार। जब उन्हें एक गोली लगी ब्रिटिश आकर के, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जिस हाथ में उनको वो बुलेट लगा है उसे वो काट देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रिटिश बुलेट उनकी जान जाए। वो अपने देश के लिए लड़ते हुए मरना चाहते थे, और वो भी सिर्फ बुलेट फ्रॉम ब्रिटिश सिपाही नहीं मरना चाहते थे। दैट्स वाई उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया, राइट। तो यहाँ पर जब इंडिया में इंडिपेंडेंस का स्पार्क आया तो एवरीवन वाज मैडली वांटेड द फ्रीडम, एंड दैट्स वाई बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे थे, अपनी जान देने के लिए भी पीछे नहीं हट रहे थे। एंड
This was all about the oppression of the Britishers and the sacrifices of Indian people. Okay, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.